तबलीग जमात दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी तहरीक है। ये एक आलमी तहरीक है और इस तहरीक का एक मकसद है लोगों को इस्लाम के साथ जोड़ना और लोगों में उन अखलाकियात को पैदा करना जिनके ज़रिए उन चैलेंजेस का सामना मुमकिन हो सके जो आज मुस्लिम मुआशरे को दरपेश है। इस तनाजुर में कुछ सवालात जहन में ज़रूर उभरते हैं। मिसाल के तौर पर यह तहरीक किस तरह उभरी, ऐसे कौन से मकासद थे जिनका हुसूल इस तहरीक की जदोजहद का मकसद था। तबलीग जमात दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक किस तरह बनी, लोग जोक दर जोक इस तहरीक को क्यों ज्वाइन करते हैं, तबलीग जमात वाले इस्लाम को किस तरह अंडरस्टैंड करती है और उनके जो इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग है वो उन इस्लामिस्ट से किस तरह मुख्तलिफ है जो रियासती ताकत के ज़रिए मुआशरे में इस्लाम को नापिस करना चाहते हैं। तबलीग जमात और एक्सट्रीमिज़म का एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ है, क्या तबलीग जमात के ज़रिए मुआशरे में एक्सट्रीमिज़म फैलती है या तबलीग जमात ही वो एक ज़रिया हो सकती है जिसके ज़रिए मुआशरे में एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल किया जा सकता है। तबलीग जमात में जेंडर पॉलिटिक्स किस तरह एक्सरसाइज होती है और वो लोग जो इस तहरीक को ज्वाइन करते हैं उनकी मैस्कुलिनिटी में किस तरह तब्दीली आती है। इसके अलावा हमने रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की एक खसूसियत पर भी बात की जिसमें यह है कि कुछ लोगों को हमेशा ये लगता है कि मुआशरे के जो निचले तबके के लोग हैं ये इस्लाम से दूर जा चुके हैं, इनकी प्रैक्टिसेस की वजह से इस्लाम इम्प्योर हो चुका है और अब हमने उनको इस्लाम की तरफ वापस लौटाना है, उनको प्योरीफाई करना है। इस किस्म की रवैये के मुआशरे पर क्या असरात हो सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस और इस तरह और भी बहुत कुछ तबलीग जमात के बारे में इस एपिसोड में हमने दावत दी थी प्रोफेसर अरसलान खान को जिन्होंने रिसेंटली तबलीग जमात पर एक किताब भी लिखी थी। First of all, I would like to start from a very simple thing. I was listening to you, and you had said that you cannot separate politics from religion. फर्स्ट ऑफ ऑल माज बड़ा आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। मुझे बहुत खुशी होती है अपने काम को शेयर करने में, खासतौर पे उस काम को दैट्स वेरी लिमिटेड टू एकेडेमिया। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको ज़ाहिर है एक बड़ी ऑडियंस, खासतौर पे पाकिस्तान में ऑडियंस उसको सुने, उसको समझे। मेरा कहने का मतलब ये है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है इट्स वेरी इंटेंगल्ड इन द सेंस दैट रिलीजन, जिसको हम मजहब कहते हैं या रिलीजन कहते हैं, वो एक स्फीयर कहते हैं ना हम उसको, वो स्फीयर जो है वो एक बिल्कुल एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को किस बुनियाद पे जो है डिफाइन किया जाता है, तो इसकी एक बहुत बड़ी मॉडर्निटी के अंदर एक पॉलिटिक्स, ठीक है। मेरा मतलब ये नहीं है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, लेकिन वो किस बुनियाद पे जो है मजहब को डिफाइन किया जाता है, किस तरह उसको डिफाइन किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं और क्या चीजें निकाली जाती हैं, इस ये एक खास मॉडर्निटी का एक एक पहलू है, ठीक है, एक एस्पेक्ट है मॉडर्निटी का, मॉडर्निटी की पॉलिटिक्स का। तो उसको मैं अपनी किताब में जो हूँ बड़ा ट्रेस करता हूँ कि ये कैटेगरी जो है जिसको हम दीन कहते हैं, या दीन और दुनिया का फर्क तो जाहिर है, तफरीक जो है वो इट्स वेरी ओल्ड, राइट, बट इट टेक्स ऑन वेरी डिफरेंट सिग्निफिकेंस in the 19th and 20th centuries as the colonial state begins to implement policies around religion. तो ये बुनियादी एक आर्ग्यूमेंट, मेरा हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट है कि मॉडर्निटी के अंदर में जो है इसमें बहुत इस कॉन्सेप्ट के अंदर, दीन के कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसफॉर्मेशन आती हैं, बहुत तब्दीली आती है। उस तब्दीली की बुनियाद है एक बहुत बहुत सारी जो पॉलिसियाँ हैं। एक तो लैंग्वेज पॉलिसीज थी अंग्रेज़ों की, फिर जो है पॉलिसीज थी खास तौर पे मजहब के हवाले से, तो ये थी कि इन्होंने जो है वो मजहबी लॉ को जो है वो बहुत कॉडिफाई किया, उसको उसको ज़रा रिस्ट्रिक्ट किया, उसको लिमिट किया, उसको एक तरह से बनाया। तो उसको उसकी हिस्ट्री में बड़ी ट्रेस करता हूँ। तो बात ये नहीं है कि मजहब और पॉलिटिक्स को आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन मजहब और पॉलिटिक्स को अलग करने की बुनियाद जो है वो बड़ी कंटेस्टेड है। वो contested है, yes. उस सेक्युलरिस्ट का एक तस्वर होता है कि उसको किस तरह, उसकी अलहदगी किस तरह करें, और जाहिर है इस्लामिस्ट का एक तस्वर होता है। तो आर्ग्यूमेंट मेरी किताब का ये है, मैं जो जिस बात को ट्रेस करता हूँ वो तबलीगी जमात के अंदर इसकी तफरीक किस तरह होती है, उसके जो मजहब के जो या दीन के जो तकाजे हैं, जो अखलाकी तकाजे हैं, वो किस तरह बनते हैं, उनकी रिचुअल्स में, उनके कॉन्ग्रेगेशन में किस तरह बनती है। तो वो ये सवाल है सारा Okay. किताब का। So I was once talking with Aisha Jalal, and
शी हैड आल्सो सेड दिस पॉइंट कि किस तरह कलोनियलिज्म की वजह से है जो आइडिया है रिलीजन की वो तब्दील हो चुकी है। मतलब अगर कलोनियलिज्म के पहले कोई शख्स मजहब दीन का नाम लेता था तो शायद उससे मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज जहन में आते थे, लेकिन नाउ व्हेन वी से रिलीजन इट्स लाइक अ डिफरेंट थिंग। सो हाउ कलोनियलिज्म लाइक चेंज्ड आवर वेरी आइडिया ऑफ रिलीजन, लाइक क्या हुआ इसके साथ, मजहब की आइडिया के साथ कलोनियलिज्म की वजह से? तो जाहिर है एक, अब what happens is basically after 1857, ठीक है, जो जिसको हम पहली जंग आज़ादी कहते हैं ना, मतलब या अंग्रेजों की तारीख में जो है इसको म्यूटिनी कहा जाता है। उसके बाद जो है अंग्रेजों ने एक पॉलिसी इख्तियार की दैट सेड बेसिकली कि हम जो हैं वो मजहब को टच नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम कॉलोनियल सेक्युलरिज्म कह सकते हैं। कि उन्होंने कहा कि हम जो है ना इनको, हिंदुओं को, मुसलमानों को, इनकी अलग अलग जो है वो कवानीन देंगे। तो इस्लामिक लॉ को इन्होंने कॉडिफाई करना स्टार्ट किया, इन्होंने इसको यस। ट्रांसफॉर्म किया। इस बुनियाद पे जो है एक बहुत, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इसकी बुनियाद पे जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह की तहरीकें उठी कि हम जो है मजहब को किस तरह हम लोग जो है वी वांट टू डिफाइन मजहब इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वे। तो इसका एक बड़ा कॉन्टेस्टेशन शुरू हो गया यस। कि अब मजहब है क्या चीज़, या दीन क्या चीज़ है, मजहब नहीं कहना चाहिए, दीन क्या चीज़ है, ठीक है ना। अब दीन को किस तरह हम डिफाइन करें। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, इनमें एक ये बात आई है, की एस्पेक्ट एक ये है कि एक तो बड़े सगीर में द ओल्डर मॉडल of religiosity was almost always, authority was always tied to lineage, नस्ब। यस। यस। सही है, आपकी जीनियोलॉजी क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो हमारे सारे सूफी सिलसिलों में बहुत ज्यादातर में जो है वो ये तस्वर होता है ना कि आपकी एक एक आपका एक रूहानी एक सिलसिला है। अब ये बारबरा मेटcalf के काम में भी आता है और लोगों के काम में भी आता है कि अब जो है वो what happens in the colonial period is this shifts very strongly towards a model in which almost anybody can become a religious authority. यस। अब मजहबी तबकों में भी एक तरह से एक अशराफिया तो रही है, उसके भी एक लिनिएज तो रही है, लेकिन इसकी वजह से जो है वो एक तरह से कोई भी इंसान जो है, अब तबलीगी जमात के अंदर कोई भी इंसान जो है वो तबलीगी बन सकता है। बन सकता है। कोई भी इंसान का तबलीग, खास तबलीग वाले कहते हैं ये कि हमारा जो है वो अल्लाह से एक बराह रास्त जो है ताल्लुक बन जाता है तबलीग के जरिए, एक डायरेक्ट ताल्लुक। तो मेरा आर्ग्यूमेंट किताब में एक एक आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो तसव्वुर आया ना ऑफ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप टू ट्रांसेंडेंटल पावर, डायरेक्ट रिलेशनशिप, जो ये जाहिर है इस्लाम की तारीख में पहले भी रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा आया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फैल गया, ये कॉन्सेप्ट बहुत फैल गया कि कोई भी इंसान जो है वो एक बराह रास्त ताल्लुक अल्लाह से बना सकता है, ट्रांसेंडेंट से बना सकता है वो, और वो उसकी बुनियाद पे वो खुद एक मजहबी अथॉरिटी बन सकता है। तो ये एक मैं आर्ग्यू करता हूँ अपनी किताब में बताता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और अगर हम इसको इसको मॉडर्निटी समझें ना, ये बराह रास्त ताल्लुक, इसको यस। मॉडर्निटी समझें, तो हम बहुत सारे जो हमारी तहरीकें उठी हैं, हमारे जो मूवमेंट्स हैं, उनको हम एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं मॉडर्निटीज की। वो एक तरह की मॉडर्निटीज है, रिलीजियस मजहबी मॉडर्निटी। हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि ये उस ताल्लुक को, उस डायरेक्ट ताल्लुक को किस तरह जो है वो, किस तरह जो है वो बनाते हैं, ठीक है, किस तरह उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। तो ये किताब का मकसद है, उसको दिखाना कि तो एक यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे यहाँ कम्युनलिज्म के खिलाफ अक्सर बहुत कुछ बातें होती हैं ना, मतलब कम्युनलिज्म के खिलाफ वी आर। आपकी किताब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि शायद कम्युनलिज्म के कुछ अच्छे असरात भी है, लाइक दिस आइडिया कि अब हर एक जो है वो स्क्रिप्चर को एक्सेस कर सकता है एंड एवरीवन कैन लाइक बिकम अ रिलीजियस अथॉरिटी। सो डोंट यू थिंक लाइक इट्स वन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ कम्युनलिज्म? पहली बात है क्या कि कलोनियलिज्म एक एक बहुत ही मतलब एक्सट्रैक्टिव और ऑप्रेसिव इंस्टीट्यूशन था, ठीक है। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने जो है हमारे बड़े सगीर से $45 ट्रिलियन जो हैं वो कलोनियलिज्म के जरिए एक्सट्रैक्ट किए। बुनियादी चीज कलोनियलिज्म की ये थी कि जो है साउथ एशिया एक्सट्रैक्शन। से जो है, या
कॉलोनी से एक्सट्रैक्शन, ये Yes. बुनियाद थी। बाकी सारी चीजें उन्होंने इसलिए इम्प्लीमेंट की कि ये जो है इनका एक्सट्रैक्शन का सिस्टम जो है वो चलता रहे। वो कहते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो दुनिया की 25% थी, Yes. और जब अंग्रेज चले गए तो वो 4% हो गई। ठीक Yes. है, यानी बहुत ही मतलब एक जाहिर है एक इकोनॉमिक डिजास्टर था इसमें। मतलब कुछ लोग कहते हैं 100 मिलियन, कुछ लोग कहते हैं 50 मिलियन लोग जो हैं वो मरे हैं फैमिन्स में। तो ये कहना कि कॉलोनियलिज्म में कोई अच्छी चीज थी, ये तो खैर मैं नहीं कहूंगा। लेकिन कॉलोनियलिज्म में ये तब्दीलियां तो आई हैं ना, जिसको हम जो जो हम लोग अब एक्सेप्ट कर लेते हैं। लाइक हम लोगों ने इन चीजों को, इन ट्रांसफॉर्मेशंस को हम लोगों ने इंटरनलाइज किया। कोई Yes. प्री कॉलोनियल दुनिया में वापस कोई नहीं जा सकता, Yes. यानी प्री मॉडर्निटी के अंदर कोई नहीं जा सकता। जो लोग कहते Yes. हैं कि हम प्री मॉडर्निटी के अंदर जा रहे हैं, मेरा तो ये ख्याल है कि मॉडर्निटी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही गहरा है, और Yes. हम सब उसमें शामिल हैं। उस सब हम सब जो है हम इससे ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। सो इसको अच्छा या बुरा कहना अलग चीज है, लेकिन ये एक दुनिया में Fact एक है। बुनियाद है कि ये फर्क है, ये एक तब्दीली आई है। और हमारे जो हाकमियत में तसव्वुर है, हमारे जो एक आइडिया है इन इंडिविजुअलिटी का, इनफरादियत का जो तसव्वुर है, दैट आइडिया ऑफ बीइंग एन इंडिविजुअल एंड हैविंग सेल्फ ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी, दीज आइडियाज आर ऑफ कोर्स टाइड इन टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और हम लोग इन चीज़ों को, ये इनलाइटनमेंट से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और पहले भी रही होंगी। ऐसा नहीं है कि रैशनैलिटी और खुद मुख्तारी का जो तस्वर है वो सिर्फ इनलाइटमेंट से आता है, लेकिन जाहिर है कॉलोनियलिज्म के जरिए जो है उसको एक तरह का रुझान मिला है और वो बहुत फैला है। और सो दीज आर आइडियाज, आई विल जस्ट से दैट दीज आर आइडियाज दैट आर नाउ पार्ट ऑफ आवर मेकअप। Mhm. मॉडर्निटी का जो मेकअप है वो अच्छा बुरा हो, अब दीज आर द थिंग्स दैट वी आर रेसलिंग विद, कि अब हम उस जो इनफरादियत या खुद मुख्तारी का जो तस्वुर है वो किस तरह उसको रियलाइज करें, किस तरह उसको इस्टेब्लिश करें, किस तरह उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें। तो Yes. इसमें अच्छी भी चीजें हैं और बुरी भी चीजें हैं जो आप समझें, बट And I एक have like ट्रांसफॉर्मेशन आई है। mhm. I have a question about this as well, and I would like to ask this question once again. कि आपने जब कहा ना कि हम प्री मॉडर्न टाइम्स में नहीं जा सकते, and I would like to relate this idea with this revivalist movement. One of the impression that I get when I read this revivalist movement and your book as well, you कि Muslim Ashrafia, like these elite have certain anxieties. मतलब जब 1857 के बाद मुसलमानों में वो डिक्लाइन आता है, एंड इसके बाद वो एक दिस दे स्टार्ट दिस मिशन ऑफ प्यूरिफाइंग द लोअर क्लासेस। और उनके जहन यस, में सिर्फ ये बात आती है कि अगर हमारा डिक्लाइन हुआ है तो इसकी वजह ये है कि इस्लाम जो है वो अब इम्प्योर हो चुका है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम हिंदुइज्म एंड दीज। और ये हम में नहीं बल्कि ये लोअर क्लासेस के जो लोग हैं वो उसमें मसले बढ़ चुके हैं। सो आई वुड लाइक टू नो अबाउट दिस लाइक सॉर्ट ऑफ certain racism towards the lower class in this revivalist movement. so I think that yes, in the 19th century, in the late 19th, early 20th centuries, this was the focus. तबलीगी जमात में भी ये फोकस था, और ये मैं कहता हूँ हर मजहबी जो रिफॉर्म, जिसको रिफॉर्म कहते हैं, इस्लाह जो अब इस्लाह रिफॉर्म, हिस्टोरियंस जो हैं इसको रिफॉर्म कहते हैं, रिफॉर्म मूवमेंट्स या रिवाइवल मूवमेंट्स। और इनका मकसद ये था कि हमारी रिवायत को, हमारी ट्रेडिशन को जो है वो इस्लाह करें, उसको उसको एक तरह से उसमें से वो जो इम्प्योरिटीज आई हैं फ्रॉम दिस कांटेक्ट विद हिंदुइज्म, Yes. बिदअत या इनोवेशंस जो आई हैं, उसको जो है खत्म करें। और यस, उसमें ये भी एक क्लास पॉलिटिक्स भी है कि जो अपर क्लास और अपर कास्ट लोग थे, अशराफिया लोग थे, वो समझते थे कि ये चीज ज्यादातर लोअर कास्ट और लोअर क्लास लोगों में है। तो वो एक तरह का प्रोजेक्ट जो था वो हमेशा डायरेक्टेड था उन लोअर क्लास और लोअर कास्ट लोगों के पे। बट दैट my argument is that as we transform into the more contemporary period, this transforms in movements like the तबलीगी जमात, उन्होंने जो है वो बहुत सारे लोगों को अब्जॉर्ब किया है। अब वो इंसान जो है जो तबलीगी जमात में अपने दावत के जरिए जो है वो एक अल्लाह से ताल्लुक बना रहा है, वो उस कास्ट और क्लास स्ट्रक्चर को भी चैलेंज कर रहा है, इन द सेंस कि वो एक खुद जो है बंदा जो है वो खुद बराह रास्त जो है वो अगर ताल्लुक बना रहा है
अल्लाह के साथ, so then that person is overcoming all of the stigma of being lower caste and lower class. तो एक तरह की एक इसको respectability politics हम कह सकते हैं कि इस बहुत सारे लोग, आपका चौकीदार हो गया या आपका कोई ठेले वाला है, और वो तबलीगी जमात में जाता है, तो बहुत सारे हमारे अपर क्लास के तबके के लोग कहते हैं वो क्यों जाते हैं हमारे मतलब काम छोड़ के। तो उसका मकसद यही है कि वो अपने आप को जो है वो एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अपनी इस्लाह कर रहा है, अपनी इस्लाह के जरिए जो है वो अपने आप को एक तरह का रिस्पेक्टेबल सब्जेक्ट बना रहा है। Yes. So this is one of the arguments I make, that these movements create a space for this transformation of people. और इसको जो सेक्युलर लोग हैं और लिबरल लोग हैं, सेक्युलर लोग हैं, उसको समझना चाहिए कि ये मतलब this space, what does it do for people, right? What does it afford people? And my argument is it does afford people a certain kind of respectability जो हमारे dominant स्ट्रक्चर्स ऑफ हायरार्की हैं, कास्ट और क्लास के जो स्ट्रक्चर्स हैं और एथनिक भी, वो बहुत सारे ऐसे लोगों को एक्सक्लूड करते हैं। तो इस्लामिक पॉलिटिक्स जो है वो एक जरिया, एक एस्पिरेशनल जरिया बन चुका है इस तरह के रिस्पेक्टेबिलिटी का, And ठीक है, don't you इज्जत think, का मतलब आप like, don't you think that it's also a sort of criticism on the status quo? मतलब आपने अपनी किताब में कहा है कि वो जो लॉ, वो अगर पाकिस्तानी नेशनल नैरेटिव में है, जो लॉ होते हैं वो अगर आप जिसको भी आप कहो क्लास के हवाले से, कास्ट के हवाले से, वो लोग जमात में ज़्यादा जाते हैं। सो डोंट यू थिंक लाइक दिस इज़ लाइक a striving for agency to be a subject and not an object, as you say, and to feel that, like, also a criticism on the society in which we're living in, which is like so much stratified along this different line. आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मतलब यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये एक तरह से जो हमारी स्ट्रैटिफिकेशन है, हमारे क्लास और कास्ट का स्ट्रैटिफिकेशन है, वो इसको एक तरह डिस्टर्ब कर। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये सब लोअर कास्ट हैं और लोअर क्लास लोग आते हैं, तबलीगी जमात में हर तरह का आदमी ऊपर से भी आता है, और जो अपर के जो लीडरशिप है, जो इनके बुजुर्ग हैं और ये लोग हैं, ज्यादातर ये उसी अशराफिया से आते हैं। Yes. लेकिन हमें ये समझना चाहिए ना कि उस अशराफिया से एक ताल्लुक बनाना किसी बिल्कुल लोअर क्लास और लोअर कास्ट के बंदे को, कि उसके पास और कोई जरिया नहीं है, यानी ये एक तरह का जरिया बनता है उस ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हम इसको समझना हमारे लिए बहुत अहम है, इस तरह की पॉलिटिक्स को समझना, क्योंकि ये जाहिर है एक, अगर आपका एक एक बिल्कुल एक्सक्लूजनरी एक तरह का नेशनल स्ट्रक्चर है, तो इस्लामिक पॉलिटिक्स एक इसको ट्रांसेंड करने का या इसको ट्रांसफॉर्म करने का एक जरिया है, Yes. ये आर्ग्यूमेंट है। And how in the Tabligh Jamaat, like, again there is like some resemblance with the idea of secularism. I found it, like, I just felt it. They also believed in this idea of separating politics from religion and deen dunya. So don't you think like it's again like Tabligh Jamaat वो भी कुछ ज्यादा ही secular नहीं हो गए हैं? ये बहुत अच्छा आपका मतलब कमेंट है इस पे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये सेक्युलरिज्म है, क्योंकि सेक्युलरिज्म के ज़ाहिर है बहुत तरह के, देयर वेरी टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म, एंड of course, but the fundamental thing about secularism is that religion should be erased from the public sphere, or if it enters into the public sphere. So secularism has a distinction between private and public, and it says religion must be confined to the private sphere, right? Or if it enters the public sphere, it should enter as a kind of voluntaristic association, जिसको हम civil society कहते हैं। तो मतलब रियासत से अलहदगी, एक तो पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म का तस्वर है कि रियासत से अलहदगी, तो उस तरह जो है तबलीगी जमात वाले उस पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म में तो फिट आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि रियासत के जरिए जो है वो आप जो है तब्दीली नहीं ला सकते, आप इस्लाम नहीं फैला सकते रियासत के जरिए। कहते हैं कि रियासत जो है या हुकूमत जो है वो इंसान के दिल में जो है ईमान नहीं डाल सकता, सही है ना? सो दैट आइडिया इज देयर in the Tablighi Jamaat. So it allows Tablighi Jamaat to fit in secular structures and contexts. So it allows the Tablighi Jamaat to spread in many places that are secular, right? So it's not against secularism in that sense. लेकिन एक ये तो जाहिर है नहीं है ना कि पब्लिक लाइफ से जो है वो मजहब खत्म हो जाए, नहीं, ये वो सेकंड लेवल ऑफ सेक्युलरिज्म जो ये है कि पब्लिक लाइफ में सेक्युलरिज्म या
कि मजहब नहीं होना चाहिए, ये तो जाहिर है नहीं है। तो हम कह सकते हैं एक तरह की सेक्युलरिटी उनमें है कि वो सेक्युलर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक सेक्युलरिज्म की जो सेकंड 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 पहलू है वो कि मजहब जो है वो पब्लिक लाइफ से खत्म हो जाए, वो तो बिल्कुल जाहिर है नहीं है। तो वो अडेप्ट कर लेते हैं, एक सेक्युलर माहौल में, एक सेक्युलर माशरे में अडेप्ट वो कर लेते हैं। तो ये बात सिर्फ इनकी नहीं है, ये बात अमेरिका में भी जाहिर है इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, या दुनिया भर में जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स हैं उनमें इस वो भी तो एक पब्लिक रिलीजन ही इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं ना। वो ये तो नहीं चाह रहे कि बिल्कुल पब्लिक स्फीयर जो है वो मजहब से खारिज हो जाए। नोबडी थिंक्स दैट। Okay. There is this idea of Dawat. Why do they so stress on Dawat? What is its significance and what they want to achieve with this Dawat? तो तबलीगी जमात में दावत तो खैर, दावत के तो हमें पता है एक तरह से एक इनविटेशन है, समझते हैं वो कि यही कि कुरान में लिखा है कि जो है वो हर हर इंसान का फर्ज है कि लोगों को जो कि दीन फैलाए वो। तो ये दीन फैलाने का एक जरिया है, लेकिन आर्ग्यूमेंट, दीन फैला दावत करने वाले तो बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी Yes. तहरीकें हैं। सो लॉट ऑफ मूवमेंट्स इन ऑफ कोर्स इन द वर्ल्ड दैट डू दावा, ऑनलाइन दावा आजकल बहुत सारा चल रहा है, यूट्यूब चैनल के जरिए दावा चल रहा है, टेलीविजन के जरिए जो है दावत चल रही Yes. है। सो तो there's of course, तो there's a lot of दावत movements like this। तो तबलीगी जमात की जो खास बात है वो ये है कि जो दावत के जरिए है वो एक तरह से फेस टू फेस आपने जो है वो ये कहते हैं कि मतलब रसूल के तरीके पे होना चाहिए। Mm-hmm. ठीक है ना, दावत करनी चाहिए हमें और रसूल के तरीके पे करनी चाहिए। सो दैट आइडिया of Dawat has a history, as I lay out, from the early 20th century in the 1920s, and it extends. And so it's from their perspective, ये एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, अपनी इस्लाह, कहते हैं ना कि दावत दूसरे को नहीं देते, दावत तो अपने लिए देते हैं, अपने आप को अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करने के लिए देते हैं। So it's a from their perspective, it's a method of self transformation, Mm-hmm. सेल्फ रिफॉर्म, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, के दूसरों को जो है दावत जब दी जाती है तो फिर वो अपने अपने आप पे जो है वो उसका असर होता है। सो Mm-hmm. there's a real focus on the transformation of the self in this institutional context. So kitab, much of the focus of the book is on the ritual process of Dawat and how the spread of Islam is one part of it, and the other part is how people are transformed in the process of giving Dawat to others. So I look at जो इसके, अब मेरा बुनियादी आर्ग्यूमेंट ये है कि इसके अंदर बेसिकली एक तरह आप क्या सीख रहे होते हैं, आप एक तरह से एक अथॉरिटी को रिकग्नाइज करना, Yes. एक तरह का आप इसको एक एथिक्स ऑफ हायरार्की, बड़ा ऑकवर्ड सा टर्म है, लेकिन इसमें ये है कि आप जो हैं वो दूसरों को इज्जत देते हैं, बड़ों की इज्जत, छोटों की शफकत, एक तरह से एक हायरार्किकल तसव्वुर है यानी। सो दैट idea of hierarchy organizes people's sense of themselves as they relate to others within the movement. तो इसके कुछ अखलाकी तकाज़े हैं, and there's some moral, ethical ideas of how this transformation happens within people in the process. So मेरा एक आर्ग्यूमेंट ये है कि हमें वो, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि the difference between religion and politics is a kind of modern feature of modernity. हम उस डिफरेंस को उस डिफरेंस को किस तरह इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, ये हमारा मकसद है। इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हर मजहबी तंजीम जो है या तहरीक जो है वो इस बाउंड्री को अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट करती है। और जैसे आपने कहा कि एक तरह से तबलीगी जमात वो एक सेक्युलर मुआशरे के अंदर भी फिट हो जाता है। That's an interesting and important aspect of some movements as opposed to other movements, right? And so we need to understand how any social political force tries to establish the boundaries of religion and also establish the boundaries of religion, politics, economics. ये spheres हैं modernity के.
एंड मार्क्सिस्ट भी ये कर रहे हैं और एनार्किस्ट भी ये कर रहे हैं और इस्लामिस्ट भी ये कर रहे हैं और तबलीगी भी ये कर रहे हैं और ये सारे मॉडर्निटी के जो मूवमेंट्स हैं ना, दे ईच हैव अ पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन. Yes. They each have a politics about defining religion and non-religion in certain ways. So the basic fundamental argument of my book is around how तबलीगी दावत के जरिए के अंदर जो है, दावत के प्रोसेस के अंदर जो है, वो इस डिफरेंस को, इस तफरीक को किस तरह जो है वो उसकी बुनियाद जो है किस तरह बनाते हैं. ठीक है. Yes. So recently I was reading a book इस्तिमार की नफसियत, इट्स इन उर्दू. और उसमें एक आइडिया ये थी कि पाकिस्तान में लेट्स से देयर आर लाइक मिलिटेंसी एंड मिलिटेंट एंड दिस ग्रुप वो सुसाइड बॉम्बर्स. क्यों होता है कि कुछ लोग जो है वो किसी ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं और अपने आप को कम्प्लीटली किसी और के हवाले कर देते हैं. एंड दैट पर्सन लाइक आइडिया उसमें थी कि इट्स अगेन लाइक अबाउट सोसाइटी. सो तबलीग जमात को जब कोई ज्वाइन करता है तो वाई लाइक ही सुकम टू द अथॉरिटी, लाइक व्हाट्स द डायनामिक्स, लाइक क्यों एक शख्स जो है वो एक अथॉरिटी को मान लेते हैं और फिर वो जो भी कहे उसको मान लेना और उसको इमिटेट करना. डोंट यू थिंक दैट इट्स अ सॉर्ट ऑफ तो escapism मान from the लेना. society we are living in? And I think you didn't like the word escapism. No, I didn't like framing the whole thing as Okay. escapism, right? Because मकसद तो किताब का यही है दिखाना कि ये सिर्फ एक escape नहीं है. किसी चीज से आप escape करते हैं तो किसी और चीज में भी दाखिल होते हैं ना. और Okay. वो क्या चीज है जिसके अंदर आप दाखिल हो रहे हैं, वो सवाल है ना किताब का. So the thing that I'm trying to understand, जो मैंने अभी बात की थी, वो यही है कि इस दावत के निजाम के अंदर वो किस तरह के फीचर्स हैं, किस तरह के लाइक, एंड इसमें या किस तरह का स्ट्रक्चर है ये एक तरह का. ठीक है. तो आप जब हम एस्केपिज्म कहते हैं ना, तो हम कहते हैं कि आप दुनिया से एस्केप कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन आप किसी और चीज को भी तो एस्टैब्लिश कर रहे हैं. तो इसकी पॉलिटिक्स को भी समझना चाहिए ना. अगर आप इसको एस्केपिज्म कहें या एंटी पॉलिटिक्स कहें, है तो एक तरह का एंटी पॉलिटिक्स, राइट. लेकिन एंटी पॉलिटिक्स का भी पॉलिटिक्स होती है, राइट. एक एंटी पॉलिटिक्स की भी पॉलिटिक्स होती है. तो आई थिंक दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. Let me give you the people may not like this, but give you a compare. एक तरह से अगर आप इमरान खान की पॉलिटिक्स को समझें, वो भी एक, मैंने लिखा है, वो भी एक तरह की एंटी पॉलिटिक्स ही रही है ना, कि ये सब करप्शन है, ये सारी चीजें जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो एक गंदी चीज है, राइट. और इसमें सिर्फ करप्शन है और कुछ भी नहीं है. तो इमरान खान ने भी एक तरह की एंटी पॉलिटिक्स बनाई कि अब हम आएंगे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी. ठीक है. तो इट्स द पॉलिटिक्स ऑफ एंटी पॉलिटिक्स, राइट. आपने एक पॉलिटिक्स को एक गंदी चीज करके डिफाइन किया, तो उसकी बुनियाद पे आपने अपनी पॉलिटिक्स खड़ी की ना. तो दिस एंटी पॉलिटिक्स ऑफ द तबलीगी जमात इज ऑल्सो अ पॉलिटिक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड. Okay. Right? It's about a method of transforming the world. और अगर आप बिल्कुल मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं या मेरा कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, तो उसमें उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है, दे हैव एन आइडिया कि जो मुसलमानों के बीच में जो सब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे आपस के, ठीक है, ऑल द प्रॉब्लम्स दैट मुस्लिम्स फेस, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, घर में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सारी चीजें जो है दीन के जरिए रिजॉल्व होती हैं. अब जाहिर है जो सेक्युलर बंदा है वो कहेगा कि ये तो यार ऊट पटांग बात है, ये कैसे रिजॉल्व होंगी चीजें. लेकिन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एंथ्रोपोलॉजी का मकसद ये है कि उस चीज को समझना कि ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं. एंड आई एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन, हाउ डू द ट्रांसफॉर्मेशंस दैट हैपन inside the process of Dawat, also from the Tablighi perspective, are able to address these broader political problems, sectarianism, yes, and violence and dahshatgardi and all of this stuff, right? So this is the purpose. But yes, I will say it is a kind of, if you like the word escapism, then, I would say that in a sense कि ये समझते हैं कि, और सिर्फ ये नहीं है, बहुत, again, I go back to this point that there are many movements like this. That's why it's interesting, because these are types of movements that exist in the world. So I think that this idea that the political structure, right, रियासत का या स्ट्रक्चर हो या इवन अ मार्केट स्ट्रक्चर, कंपनियां हो जो इस्लाम के नाम पे जो है वो चीजें बेच रहे हैं लोग, कि इसके जरिए जो है
इंसान तब्दील हो जाएगा या हमारे माशरे में वो तब्दीलियां आएंगी जो हम चाहते हैं रियासत के जरिए या कॉरपोरेशन के जरिए, बिजनेसेस के जरिए, तो ये कहते हैं कि नहीं, उसके जरिए ये नहीं हो सकता। हो सिर्फ ये हमारे इदारे या हमारी तंजीम, तो खैर वो मानते ही नहीं अपने आप को हमारी, Yes, जो हमारी जमात के जमात जरिए है। वो। So this is a type of politics, of anti-politics, right? And I think this is worth understanding because lots of people do not have faith that the institutions of political life can bring about such a transformation. And हम्म, so it is a self transformation. आप जा रहे हैं उसमें उसमें आपके अंदर भी तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन आपके एक जाहिर है एक विजन है आपका कि सोसाइटी किस तरह ट्रांसफॉर्म होगी इसके जरिए. So lots of people are going into that. That may not be a fully satisfactory answer to many people, right? But I think that, like I said before, एक तो इंसान के अंदर एक तरह की आपको अरे ये एक इज्जत पाने का, इज्जत हासिल करने का एक तरीका भी है, राइट? आप इज्जतदार बन जाएं आप, एज आई सेड, रिस्पेक्टेबिलिटी की पॉलिटिक्स इसमें आती है. और दूसरा ये है कि आपकी नजर में तो ये दुनिया जो है वो इसी तरह ट्रांसफॉर्म होती है So मजहब के that was जरिए. my सो दीज आर point. Like for द थिंग्स example, दैट if ड्रॉ. I think that was my point as well. Like as you had said in your book, कि अगर एक शख्स चाहता है कि मैं इस्लामी मुआशरे को एक डिफरेंट तरीके से तश्कील करूँ, यहाँ पर वायलेंस है, यहाँ पर टेररिज्म है, और मुझे इन मसाइल को हल करना है, और उसका एक हल यह है कि मैं किसी तबलीगी जुमात में जाऊँ और वहाँ पे आमिर को सुनूँ, और फिर सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ूँ, एंड लाइक देन आई विल गो टू पीपल टू कम टू मास्क. लाइक, and what I mean by escapism, like, you know these problems, but you want some simple answers. These are just like simplistic answers to complex questions, I think, and to complex reality we live with. And I think that is a fair point, and I think जाहिर है अब मैं खुद तो नहीं समझता कि जो हमारे सारे Yes. मसाइल हैं, राइट, वो इस चीज से हल हो जाएंगे, लेकिन I think that it's worth thinking about why people do this Yes. and understand how people are drawing on this. So yeah, I think that's perfectly fine. अब मैं अपनी किताब में भी लिखता हूँ कि जाहिर है हमारी बुनियादी मसाइल तो वही हैं जो मतलब दुनिया भर हर जगह हैं, जो Yes. जाहिर है एक तरह का, राइट है, मतलब हमारी पूरी सोसाइटी जो तबकाती बेसिस पे एक जो इस्तेसाल है हमारा, मतलब हम उस पे बेस्ड है ना, मतलब एक्सप्लॉइटेशन पे बेस्ड है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन पे बेस्ड है, हमारा पॉलिटिकल अथॉरिटेरियनिज्म है हमारे यहाँ. सो आई थिंक दैट दीज आर द थिंग्स दैट आई पॉइंट आउट in the book, and obviously I don't accept the Tablighi Yes. vision of that transformation. But no, As you can read in the book, uh-huh. but I I believe that it's important for all of us who want to see a transformation to be able to understand why people are drawn into movements like this, Yes. that see themselves not as throwing out all hierarchies, but instead of making these hierarchies a more habitable, right? तो एक मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि एक तरह से एक मैस्कुलिनिटी जो है तबलीगी Yes. जमात में जो पाई जाती है मैस्कुलिनिटी, वो एक तरह की अलग मैस्कुलिनिटी बनिस्बत उसके जो हमारे सड़क पे स्ट्रीट मैस्कुलिनिटी जो हमें नजर आती है. That masculinity is very aggressive, and you see a difference between the type of person, interaction with the type of person. ये जो सही है, जो इनके अंदर जो सेंस ऑफ अदब है, अखलाक है, वो एक अलग है compared to what we see in Karachi and I'm sure in other places. And so I draw this contrast, right, between the type of culture and morality we see among men in the Tablighi Jamaat versus on in other ways. Now, I think there are better ways to arrive at the changes we want. I think it is important for us to understand why people find this approach compelling. Again, like I read your book and you had said this PS masculinity, कि जिसमें उन्होंने वो फेमिनिन क्वालिटीज भी आ जाती है, फिर वो घर में काम भी कर सकते हैं, वो अखलाक भी उनके अच्छे होते हैं. बट लाइक अगेन, सवात में जिन लोगों को मैं जानता हूँ और जो तबलीग जुमात से वाबस्ता है, वो
उनके बहुत जेंडर्ड पर्सपेक्टिव्स होती है, एंड आई थिंक यू नो दिस वेरी वेल, यू हैव सेड दिस अबाउट दिस इन योर बुक। फॉर एग्जांपल ये कि मुझे तो लगता है कि उनको औरतों के बारे में सिर्फ ये बात सिखाई गई है कि अगर खुदा किसी को इजाज़त देता है कि सिजदा करो तो औरत को कहता है कि मर्द को सिजदा करो। सो दैट्स आल्सो लाइक द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस तबलीग Yes. जमात। एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज मुझे लगता है कि मजहबी लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो बहुत थोड़ी होती है, लेकिन उनके जो ख्यालात है वो फिर हमारी मास कॉन्शसनेस का हिस्सा भी बन जाते हैं। मतलब अगर लब्बैक वाले कहते हैं कि सरतन से जुदा, तो सवात में उनकी कोई भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो नैरेटिव जो है वो हमारे यहाँ पर भी अब पाया जाता है कि सो दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, द रीजन आई एम बेशक, आस्किंग द हाँ। क्वेश्चन। नहीं, तो नहीं आई एग्री विद दिस। आई एग्री दैट द जो इनकी जेंडर पॉलिटिक्स है वो जाहिर है बहुत ज्यादा एक तरह से पेट्रियार्कल है। और मेरा आर्ग्यूमेंट यही है कि वो उस पेट्रियार्की के अंदर जो है ना, वो ये चीजें ढूंढ रहे होते हैं ना, ये these टाइप्स ऑफ एथिक्स और एटिकेट, वो पेट्रियार्की से हट के नहीं कर रहे होते, वो पेट्रियार्कल फॉर्म को जो है वही रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जाहिर है जो एक जेंडर इक्वालिटी की बेसिस पे जो है वो सोसाइटी चाहते हैं, वो उनके लिए तो ये एक बिल्कुल ही रिएक्शनरी और बैकवर्ड लुकिंग है ना ये चीज। तो आई डोंट डिसएग्री विद दिस। आई मेक दिस आर्ग्यूमेंट वेरी क्लियर इन द बुक दैट दैट पेट्रियार्कल, ये जो तस्वुर है ये एक तरह से पेट्रियार्कल तस्वुर है, लेकिन इस ये एक तरह से पेट्रियार्की को जो है वो एक सॉफ्ट बनाने का भी एक जरिया है। तो I think that we need to understand again, basically मकसद तो किताब का ये नहीं है कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, मकसद तो किताब का ये है कि हम समझे ना कि लोग जो हैं वो इस मॉडल को क्यों अपनाते हैं। यस। ठीक है। एंड बजाय इसके कि वो हमारी तरफ सेक्युलर या मार्क्सिज्म की तरफ आए, वो इसको क्यों अपना रहे हैं। सो आई थिंक that's a question we should be asking more deeply than just the, I think the more simplistic versions which we find in Pakistan के जो है वो रियासत जो है वो फैला रही है, रियासत इनको प्रमोट कर रही है। अब रियासत कर रही होगी प्रमोट ऐसे लोगों को, लेकिन इनके अंदर भी कुछ क्वालिटीज होती हैं या फीचर्स होते हैं ना जो लोगों को जो है वो मुतासिर करते हैं। सो आई थिंक दैट कि इंसान जो है वो इन चीजों से मुतासिर क्यों हो रहा है, that's an important analytic सवाल, Yes. एकेडमिक सवाल भी है और पॉलिटिकल सवाल And भी I है। think like again, सो if you आई डोंट, yes, yes, you go. नहीं नहीं Mhm. प्लीज। No, I would like, let's say if I like again related, so one could say like people are going to Tabligh Jamaat, one reason because they find some respect there, and second because they could like they could like again reproduce the sorts of norms and narratives that we find already in our society. For example, these gendered perspectives, and यस, so these sorts of things like they are in religion. If these gendered perspectives are there in them, it's because of religion or it's because of the social stratification and the sort of society we live in. So from where does this idea come to them? it's because of both, it's because of both। ऐसा नहीं है कि it's one or the other। जाहिर है मजहब के अंदर एक हमारे मतलब के अंदर है एक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर जिसकी बहुत एक लंबी हिस्ट्री है, राइट। ये तो मैं नहीं कह रहा ना कि ये कोई मॉडर्न इन्वेंशन है, कोई चीज है। लोग शायद इसको गलत समझते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये एक मॉडर्निटी है, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो ये तस्वुरात तो आप देख सकते हैं मतलब 1000 साल से चलते आ रहे हैं। सो आई एम नॉट सेइंग दैट ऑब्वियसली पेट्रियार्की इज अ, सारे जो हमारे एब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनके अंदर एक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर तो रहा है, बहुत हिस्टोरिकली रहा है। सो इट्स दैट पार्ट इज नॉट न्यू, right? There's no question that that's the case. So I think that that history is there, and the question is still analytic। एक सवाल तो यही है ना कि why do these kinds of movements take on so much importance in public life? And understanding that from the ground up is the project, right? The ground up, matlab, what is the appeal or what is the source of that appeal that exists for a more patriarchal model versus a less patriarchal model? I think this is the kind of analytic question. And one of the arguments I make is that lots of people accept कि
जाहिर है this patriarchal model exists. अब इसके अंदर जो है inside of this hierarchy, how can we make it better, right? कि हमारे जो भाई हैं या अब्बा हैं या बेटे हैं, वो मतलब अपने जो जो खानदानी जो expectations हैं, या how can we become better fathers, sons, brothers? I think this is a big question within the Tablighi Jamaat and within movements like this, that they are transforming people into being better citizens, better better matlab, in the family. And so these are the kinds of questions that I think are happening, and people are drawn more to movements that are within our modern crisis, right? Because किताब का बैकड्रॉप तो यही है ना कि हमारे अंदर बाकी में क्राइसिस है, राइट? हर तरह का क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, और इसको एक क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी भी कहेंगे ना हम लोग, जो हमारे अंदर जो एक तरह से होता है, that crisis is existing. इसके causes बहुत सारे हैं, इसके cause सिर्फ मजहब नहीं है, इसके cause political economic causes भी बहुत सारे हैं, right? I mean, I think we need to understand from our perspective that the crisis that we face is not just coming internal from religion. It's coming from the way that religion and transformed in modernity, and from the political economic crisis that we face in our society. That crisis, in my opinion, cannot be resolved just by hating religion, right? Or just by critiquing religion. That has its place, but it must be resolved at a more material level of transformation of society. यही बात मार्क्सिस्ट भी करते हैं, सोशलिस्ट भी करते हैं, कि हमने जाहिर है हमारी जो मतलब जो हमारा तबकाती निजाम है, जो इस्तेसाल पे मबनी है, that whole structure has to be transformed in some fundamental way. सिर्फ पेट्रियार्की सिर्फ मजहबी तबकों में नहीं है, पेट्रियार्की तो आपके नॉन मजहबी तबकों में भी है, और सिर्फ इस तरह की जो इस्लामिक तहरीकों में भी नहीं है, मतलब हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारी इस तरह ही स्ट्रक्चर्ड हैं. सो आई थिंक वी नीड टू टेक अ ब्रॉडर आइडिया. दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ एक्सप्लॉयटेशन है का सिस्टम है, वो सिर्फ मजहबी लोगों से नहीं आ रहा होता. अब मजहबी जो अशराफिया है, वो जाहिर है उस एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर भी शामिल है, राइट? दैट इज ट्रू, बट एक्सप्लॉयटेशन का जो निजाम है हमारा, सही है, वो निजाम सिर्फ इन तक महदूद थोड़ी है. Yes, definitely. That is, so I think we need to. The thing is that I'm trying to I don't come from a mazhabi background as such, right? I'm trying to say that this is important to understand for those of us who want a bigger political economic transformation. That we need to understand that crisis के context के अंदर, जिस जहाँ क्राइसिस चल रहा है हमारे यहाँ, उस क्राइसिस के अंदर many people think mazhab is the basis for resolving the crisis. And Tablighi Jamaat, one form of people seeing mazhab as a basis for addressing things, those problems that you and I will also recognize as problems. Yes. Right? And so I think I'm not saying that is the solution. I'm saying in the context of crisis, many people find it more appealing to resolve their own personal and political crisis, crisis and the political crisis through these means. Bhale that be, as you mentioned, through finding respectability, finding a certain sense of community and a certain sense of purpose, a certain kind of orderliness. एक तरह से एक orderliness है ना तबलीगी जमात के अंदर. नहीं है, लोग मस्जिद में बैठ के कहते हैं कि यहाँ देखें कितना सुकून है, कितना अमन है, बाहर देखें क्या मसाइल चल रहे हैं, और पीछे बाकी में गोलियां चल रही हैं. भाई हम लोग बैठे हैं मस्जिद के अंदर तो चल रही हैं. So like, we must understand the way in which the mazhabi framework takes significance from the political and economic crisis that we see around us. And we must resolve that in order to find a better mazhabi, a better religious framework, right? We cannot just blame the religion. We must find... I personally also disagree with those secular and revelers who will only blame religion. I think I agree with your point that we have certain political and economic and more issues as well we need to be focused on, and I am critiquing them because they want
because they have this idea that they can solve these problems with what they do. Like that's after all the claim. I, And from that standpoint, I think we can criticize them. There was a point that a nationalist had made. I was talking with him, and उन्होंने कहा था कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो हुआ है जो मजहब के नाम पर, तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि देखो ना, मतलब कितनी तबलीगी लोग बन गए हैं 9/11 एंड 1970 80s के बाद. तो don't you think like these sorts of narratives, and again I'm focusing on the narrative that they put on the table, like in the society, it could also contribute to what we may call like militancy and extremism? Like, is there any relationship between the two? I think the relationship between the two is often seen as very causal. यानी जो है वो इंसान जो है वो मजहबी बनता है, Yes. उसका जहन जो है वो बंद हो जाता है, उसमें रैशनैलिटी खत्म होती है, उसकी इनफरादियत खत्म होती है, उसकी इनफरादियत खत्म होती है तो वो जो है वो उसमें तासुब भरा हुआ होता है, फिर वो एंटी लोग हो जाता है, फिर ये सारे मसले. तो ये एक नैरेटिव है रेडिकलाइजेशन का. Yes. एक नैरेटिव रेडिकलाइजेशन का ये है कि जो है इंसान जो है वो मजहबी बन जाता है, मजहबी बनने के बाद जो है वो फिर मिलिटेंट बन जाता है. I don't find this to be a particularly compelling answer to the question. I'm not saying that कोई तबलीग में भी जा सकता है, तबलीग के जरिए जो है वो जाहिर है मिलिटेंसी में भी जा सकता है, लेकिन उसको तबलीग में जाने की जरूरत नहीं है. वो बिल्कुल हम देखते हैं यूरोप में या बहुत सारी जगहों पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत डायरेक्टली लोग जो है वो मिलिटेंसी में चले जाते हैं. उनको कोई मजहबी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती. लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के अंदर और Yes. In the context of Pakistan. हमारे जो मदरसा हैं, those have been locked into state projects, military projects and state projects. So I'm not denying that madrasas have been involved in radicalization, right? वो तो हमें पता है. Politically पाकिस्तानी रियासत ने, पाकिस्तानी स्टेट ने जो है इस चीज को प्रमोट तो किया है ना, जिहादी एक तरह से इसकी सोच को. But I'm not convinced that that is some necessary product of the religion. So एक आइडिया है तबलीग जमात के बारे में, एक आइडिया है कि वो एक स्टेपिंग स्टोन है कि आप जो है वो तबलीग में जाते हैं पहले, फिर आपके अंदर मजहबी चीजें आती हैं. That was the argument, I think. Yeah, I'm not convinced by that. Bharal, I will say politically, I agree with the argument that Tablighi Jamaat type structures pull people away from other types of struggles, like ethnic nationalist struggles. तो लोग बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, फाटा के अंदर, फॉर्मरली फाटा के अंदर भी लोग कहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हमेशा आते हैं मेरे पास अब मेरे टॉक्स के बाद, वो कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो मतलब रियासत और आईएसआई जो है इनको प्रमोट कर रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो कौमियत के बेसिस पे जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाए ना, कौमियत की बुनियाद पे. तो आई थिंक that there's something to think about, because the Tablighi conception is that ethnic politics should be subordinated to this larger Islamic unity. So in some way, I think they align with the state's ideas about what kind of पाकिस्तान है. स्टेट नेशनलिज्म जो है वो एक इस्लाम की बुनियाद पे जो है वो यूनिटी बनाना चाहते हैं ना, मतलब. सो आई थिंक दैट इज something I think that politics is more interesting question to me than they go for Tabligh to be jihadis. I don't know if that's the case. In fact, it could be the opposite, right? Tabligh Jamaat could be pulling people out of being jihadis and towards dawat, right? Okay. You can imagine a scenario the opposite, because they're saying कि अगर दीन को फैलाने का अगर सिर्फ यही जरिया है तो जिहाद के जरिए जो है हम फैला ही नहीं सकते. और ये बात जो है वो तबलीग के बुजुर्ग कहते हैं, मतलब फ्रॉम देयर मेंबर्स से कहते हैं वो. सो और तालिबान ने तबलीगी इज्तिमाओं को भी टारगेट किया है, तबलीगी जमात वालों को टारगेट किया है. What I'm trying to say is it's not clear that you go from Tabligh to Jihad. It could be the opposite. It could be that people are being pulled into this other thing. Yes. But I do think that, like I said, I do think that the more interesting thing is that in Pakistan, where the state has an Islamic identity, and the state Islamic identity is set against, in a sense, ethnic nationalism. Yes. That
in that case, I think तबलीगी जमात जो depoliticization है तबलीगी Yes, जमात के जरिए वो ethnic nationalism से आपको जरा दूर खींचती है. yes, So I think that's an interesting connection. So I think that एक मेरा argument ये है किताब में is that religion, when I said religion and politics, the difference between religion and politics as categories is a fundamental modern question, right? कि मजहब कहाँ है और politics कहाँ है. politics में. तो उस डिफरेंस का जो मकसद है ना वो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो एक काम करेगा और किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो एक दूसरा काम Yes, करेगा, yes, right? Like that difference. So how to think about the difference between religion and politics and the work that does for ethnic nationalists yes, versus tabligh in yes, yes. KPK, in Balochistan? That I think is a very interesting question. I haven't, क्योंकि मेरा काम जो कराची में था, मैं तो Mm-hmm. ये कहूंगा कि दूसरे को समझें उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर तबलीगी जमात की पॉलिटिक्स का है क्या, right? In relationship to these other formations like ethnic nationalism. Yes, and I think the person I spoke about, like he was speaking from this standpoint कि ये जो मजहबियत हमारे लोगों में आ चुकी है उसकी वजह ये थी कि नेशनलिज्म जो है उसको कमज़ोर किया जा सके कि आप उस economic questions go and political questions and resources you can ignore those sorts of questions and like you could just be focused on Islam. You go to these spaces and like respectability and like those sorts of things. So I think ultimately there comes an agreement between you and me on this point. Like this politics अब रियासत उसको इस्तेमाल कर रही है like I think and I think there is an agreement about this point. And I think how रियासत उसको कमाल क्या कर रही है या उसको मतलब लेकिन सवाल the मेरा narrative सवाल like again I spoke about the मेरा narrative like the narrative वो जो narrative होता है ना कि जिस तरह आप अपनी किताब में भी कहते हो कि पाकिस्तानी नेशनलिज्म इज लाइक बेस्ड ऑन रिलीजन तो आप जो है वो इथनिक लाइंस को आप इग्नोर करें आप जो है languages and don't spoke about these things just be happy because you are a Muslim and that's it. सही. So ठीक है नहीं नहीं ये तो मैं अपनी किताब में लिखता हूँ मैं. yes. I recognize the complexity of this politics in Mhm. different parts of the country and different parts of the world. Mhm. So I think that is that's a very interesting important part of this story, right? that एक तरह से वो एक respectability तो आपको दे देती है इंसान को, ठीक है ना? Yes. जो आपने पहले बात की थी ना कि एक तरह से लोग जो है वो एक इसमें जाके एक तरह से अपना एक एस्पिरेशन है ना इसमें कि हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम एक मजहबी अथॉरिटी भी बन सकते हैं अपने इलाके के अंदर, ठीक है? Mhm. लेकिन along with that transformation, it ends up pulling you away from other forms of transformation like ethnic nationalism. Yes. So it offers something. ऐसा तो नहीं है कि वो किसी चीज को ऑफर नहीं कर रहा ना, वो लोग कुछ ऑफर करता है ना in exchange. So जो लोग तबलीगी जमात में आ रहे हैं मिसाल के तौर पे वो कोई रियासत उनको पैसे दे के तो नहीं भेज रही ना. Yes. ये Yes, लोग it's true. समझते हैं ना कि रियासत, मैं तो खुद जानता हूँ लोगों को जो गए हैं, जाहिर है मुझे अच्छी तरह पता है कि उनको रियासत ने पैसे थोड़ी दिए हैं. वो तो अपने वो तो अपने मकसद के लिए गए हैं ना. सो Mhm. दैट is very important, right? Because it does offer something in terms of this transformation or respectability जिसकी हमने बात की थी. And that also does this other work for them of transforming, of right. So I you see what I'm saying? My point here is that you're right. It's pulling people away from ethnic nationalism, but it's not just doing it because the government is giving them money, No, right? no, It's no. I doing would it never because make that point. Like it's a too offers simplistic point. it offers an alternative Yes. space of that. And I think like one of the argument that you had made in your book about agency that was a very important point. और अगर मैं उसको again from a different perspective अगर मैं उसको देख लूँ तो ये एक किस्म की तस्कीन आपको देती है कि आप एक कम्युनिटी ज्वाइन करते हो और आप समझते हैं कि ये बहुत सारे प्रॉब्लम हैं लाइक आई एम डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम एंड लाइक आई एम एंगेज्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लाइक reigniting that old spirit of Islam और हकीकत में जो आप कर रहे हो it can do nothing so like it can give you that satisfaction that you are doing something productive but actually it so there is another point as well that I want you to tell something about आपने शुरू में कहा था कि हम प्री मॉडर्न टाइम में नहीं जा सकते आपने कहा एंड अगेन लाइक इट कुड बी अ बिट कंट्रोवर्शियल तो क्या आप ये समझते हैं कि कोई भी शख्स
इस दौर में जो रह रहे हैं वो रिलीजन को इस तरह अंडरस्टैंड कर सकता है जिस तरह प्रॉफिट मोहम्मद और उन टाइम्स में अंडरस्टैंड किया था, लाइक इवन जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, लाइक इन रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में ये है कि हम वापस जा रहे हैं और हमें वापस जाना है, लाइक इट्स इवन पॉसिबल टू अंडरस्टैंड रिलीजन एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एज would have like Prophet Muhammad they understand किए थे, like it's even possible for someone, let alone realizing those ideals practically. यार I don't know. It's not my place. I feel why Zaire people believe that they can. I don't think that it's possible. I think that one thing is not possible. More important is that हमारा जो रियासत का तस्वुर है या हमारा और उसके अंदर जो सारी चीजें आती हैं ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को इस्लामी बनाना, ठीक है, Yes. दैट इन माय ओपिनियन इज ए, और ये कहना कि ये इस्लामी रियासत या वही रियासत है जो रियासत मदीना थी, वो बात जो हमारे सिर्फ मजहबी पॉलिटिक्स में नहीं लेकिन पीटीआई की पॉलिटिक्स में भी Yes. आती है बात। आई डोंट थिंक दैट दैट इज an adequate understanding of the modern state। Mm-hmm. ठीक है, जो मॉडर्न रियासत जो है वो एक बहुत खास तरह का एक इदारा है Mm-hmm. और वो मॉडर्निटी में ही पाए, वो इदारा जो है वो मॉडर्निटी में ही आता है, वो कोई प्री मॉडर्न तो इस्लामी रियासत हमारी जो है वो मॉडर्न इदारा है। Mm-hmm. तो इस्लामिस्ट कहते हैं कि नहीं, हमारा जो मॉडर्न इदारा है वो रसूलुल्लाह के जमाने का है। इस बात को मैं कतई नहीं मानता। Mm-hmm. So I think that is the type of politics that is needed. We need to challenge that question कि हमारे जो कवानीन हैं वो उस जमाने से चलते आ रहे हैं। I don't believe that. I believe that these are modern formations. इनफरादी तौर पे अगर इंसान जो है वो I'm not saying the past is closed to us. We can draw inspiration from the past. But I do agree with Tablighis in some sense that the modern nation state जिसके अंदर हम सब रह रहे हैं दुनिया भर में, वो एक modernity इंस्टीट्यूशन है। वो कोई 1000 साल से नहीं चलता आ रहा, वो एक बहुत ही नया जदीद दौर का एक इदारा है। So I think that's where I would answer your question. The other part, I don't know. People, they can read hadith and they can read the Quran and they can go to a peer, and that is on them. But when they take that and they try to claim that our state is that, I think that is a problem. Yes, there's I think I personally think that it's not even humanly possible, like कि अगर एक शख्स जो है वो टेक्स्ट को इस तरह अंडरस्टैंड किया जिस तरह 1400 साल पहले, इवन 100 साल पहले अंडरस्टैंड किया गया था। You had said in your book as well that Islamists, and also you had said the same thing about liberals and seculars, they feel sort of threatened by Tabligh Jamaat. Why liberals and seculars would like feel sort of threatened by Tabligh Jamaat? Well, because in a lot of secularism, right, you have this idea not just that you separate religion and the state, but also this idea that the public sphere should be free of religion. Mm-hmm. So obviously the Tablighi Jamaat fundamentally challenged that, because Tablighi Jamaat का तो मकसद यही है कि वो दीन को फैलाना और मतलब दीन के जो साइंस हैं वहाँ जगह नजर आ रहे हैं ना लोगों को, अलामात जो हैं दीन के। So it's obvious. दूसरी बात ये है कि जाहिर है there's, like we talked about already, Tablighi Jamaat has a patriarchal structure. So if you are for, feminism and equality of people, which I am, I think that it fundamentally runs against the model that they are promoting. So I think it's a reasonable thing to have a criticism of it. But from my perspective, I think it's still important to understand what is the draw of an appeal of such movement. So it's not that I'm trying to promote it, as I've said before. I'm trying to get people to think about why so many people, and this is a global question, by the way. I keep coming back to it because हमारे दोस्त ने वो Pentecostal Christianity पे या evangelical Christianity पे काम करते हैं in countries like Costa Rica और Latin America के अंदर।
अब यही चीजें चल रही हैं। लोग जो हैं वो मजहब के मजहब से जो है वाबस्ता हो रहे हैं। वो इसीलिए हो रहे हैं कि उनको लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मतलब हो जाती हैं उनके इनफरादी तौर पे, उनके अपने लिए और दूसरों के लिए भी। सो आई थिंक दैट idea of religious politics is something to understand Mhm. for all of us. So I don't, I think that, yeah, I think, और दूसरा सवाल ये था, इस्लामिस्ट, जाहिर है इस्लामिस्ट का जो तबलीगियों के साथ टकराव है, that's because, as is should be apparent, right? Islamists believe that the रियासत एक दीनी, एक इस्लामी निजाम बनाने का जरिया जो है वो रियासत है। और तबलीग वाले कहते हैं कि रियासत जो है लोगों के दिल में जो है ईमान नहीं डाल सकती। सो Mhm. that's a fundamental tension that happens because Tabligis believe in a ground up kind of transformation of people, Mhm. whereas Islamists have an idea that we can create, तो तबलीग वाले कहते हैं कि आप लोगों पे दीन जो है वो मुसल्लत नहीं कर सकते। You have to transform people from within through this. So they believe in an idea of a deeper transformation, and Islamists believe that if we produce an education system or a legal system, then through that education and legal system, you know, people will be transformed in Islamic direction. So that's that tension. So secularists think they're all the same, but I'm pointing out that there are these tensions, You are making the models. picture even more complicated. Yeah, so I'm making that story a little more complicated, Yes. such that we can understand all of these people in a contest over the boundaries of religion. Yes. And I think this would be my second last question. Uh, and I would like to come to this idea of Sufism. You have touched upon it in your book as well, and there is a reason for it that I want to come. यहाँ पर जो सेकुलर्स और लिबरल्स होती है उनकी एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग होती है सूफिज्म के बारे में कि यहाँ पर सूफिज्म था एंड लाइक इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट इज कॉल्ड सिंक्रेटिज्म सॉर्ट ऑफ थिंग कि भाईचारा एंड ब्रदरहुड एटसेट्रा। यू हैड सेड अबाउट दिस जीनियोलॉजिकल अथॉरिटी कि वो जो तकद्दुस होती है सेंट की वो बच्चे में मुंतकिल होती है एंड लाइक आई डिडंट थिंक एवर अबाउट इट लाइक दिस सीम वेरी स्ट्रेंज टू मी कि जो तकद्दुस होती है वो आपके बाद आपके बच्चे तक जा सकती है एंड मेल नॉट फीमेल चाइल्ड। हैव आई अंडरस्टूड इट करेक्टली? Yes, absolutely. You've understood it. ये नहीं है कि मतलब आप किसी भी उस पे चले जाएं, आप किसी भी श्राइन पे चले जाएं हमारे यहाँ, ठीक है, मज़ार पे चले जाएं तो वहां पे एक शजरा लगा होता है उस तो ये पीर का, या तो ये बात है। अब जाहिर है हर हर सिलसिले में तो ऐसा नहीं होता। वो बात जो है वो, आई एम नॉट गोना गेट इनटू डिटेल्स, बट हमारे यहाँ Sufism is entangled, for instance, in Sindh with all kinds of feudal structures. Yes. इस Yes. बात को जो है लोग, Yes. Yes. उसको जो है बरतरफ कर एक Yes. तरह से। The So yeah, so you can see this kind of thing in Pakistan where Sufi ideas are not exclusively feudal ideas, but are also tied in together with structures of authority that exist. For instance, in our zamindari system in Sindh, it's very obvious that big landlords have this lineage and stuff, and in Punjab as well, right? So I think that these are the kinds of political questions we should ask as much about Sufism, and not fall into this idea, oh, Sufism is love and peace, yes. right? Yes. And Islamic reform or revival or whatever, these groups are violence only. So Yes. there is a more complicated story to be told about Pakistan's encounter between these different forms of religiosity. अब जाहिर है ये मिसाल के तौर पे ये बरेलवी तो बहुत सारी बातें जो है सूफीज़म, बरेलवी मूवमेंट जो है वो एक रिफॉर्म सूफी मूवमेंट है एक तरह से, because they adopt Sufi lineages and they adopt the idea of the power of the saints, but they reframe that through the Shariat, right? But आजकल blasphemy politics में तो सबसे आगे आगे बरेलवी हैं। Yes. अब वो कुछ लोग कहेंगे कि ये that's not real Sufism, Yes. इस तरह की बात तो, no, that's not real Islam, that's not real Sufism, that's not. I think we should have a more sophisticated understanding of the And politics of Islam. And
सर ना, मतलब मुझे हैरानगी इस वजह से भी हुई कि एक तरफ तो हमें बताया जाता है कि लाइक देयर इज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इस्लाम तकवा जो है उसका इल्म सिर्फ खुदा को होता है, और इसके बाद हम कहते हैं कि तकद्दुस और जो तकवा है वो भी आपके बच्चों तक ही आपकी वजह से ट्रांसमिट हो सकता है। एंड दिस आइडिया कि जिस तरह आपने कहा था अपनी किताब में कि आप जो है लाइक अ पर्सन हु इज लाइक अ मोरल पर्सन कैन इंटरप्रेट रिलीजन। सो मतलब ये है कि तकवा, खुदा के अलावा आपकी आप भी तकवा के बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन मुत्तकी है और कौन मुत्तकी नहीं है। सो दैट वाज लाइक अगेन लाइक अ सॉर्ट ऑफ contradiction to me in their narratives. And this is last question, like how a very good looking Arsalan Khan became interested in Tablighi Jamaat. वेल थैंक यू सर। नहीं, अच्छा सवाल है यार। मैं आता हूँ, मेरा बैकग्राउंड तो बिल्कुल लेफ्ट लेफ्ट किस्म का बैकग्राउंड है। मैंने Yes. कैपिटलिज्म पे भी मतलब आर्टिकल लिखे हैं, आप देख सकते हैं। सो आई एम लाइक अ ओल्ड लेफ्टिस्ट। मेरा भाई जो है वो लेबर मूवमेंट में काम करता है अमेरिका में। सो Okay. मेरे जो प्रोफेसर थे वो भी कहते थे, तुम ये क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हारा तो मतलब क्लास पॉलिटिक्स है, इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। सो आई थिंक दैट एक एक कॉन्टेक्स्ट तो जाहिर है ये था कि कराची, मैं 90s में बड़ा हुआ हूँ कराची में। सो आई ग्रू अप इन 90s इन कराची। एक्चुअली मेरी अम्मी जो है वो पीएचडी करने के लिए अमेरिका आई थी। मैं 4 साल का था, तो मैं 10 साल की उम्र में अमेरिका पाकिस्तान वापस गया हूँ। तो 4 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक मैं अमेरिका में था। फिर 10 साल की उम्र में मैं कराची गया। ये 1991 की बात है। अब Mhm. आपको पता होगा कराची के अंदर क्या हालात थे कराची में 1990s में। Yes. और ये मेरे इंट्रोडक्शन में भी ये बातें आती हैं कुछ। We saw in the 1990s, we saw this massive conflict, ethnic conflict, MQM, PPP, MQM state, and जाहिर है एथनिक बुनियाद पे जो तासुब है कराची में वो बहुत ज्यादा था ना, वो है भी और था भी उस वक्त। आजकल सिंधी महाजर पठान है। So there's like these tensions that I witnessed in my life around ethnicity and ethnic nationalism and conflicts. एंड देन एक कॉन्टेक्स्ट तो ये था, तो कि कराची के अंदर क्राइसिस तो बहुत डीप है ना। सारे पाकिस्तान का क्राइसिस जो है वो कराची के अंदर मौजूद है, Yes. राइट। so this was one of the backdrops that there's this context of this crisis, and I was always very interested. तो मैंने अंडर ग्रेजुएट में जो है अपना अंडर ग्रेजुएट थीसिस मैंने एमक्यूएम पे लिखा। Okay. तो when I went to graduate school, यही सोचा था मैंने कि मैं जो हूँ एमक्यूएम पे काम करूंगा, एथनिक नेशनलिज्म पे काम करूंगा। जो चीजें मैंने देखी थी बचपन में, Yes. जाहिर है जो वायलेंस देखा था हमने। सो देन But then I went to graduate school and I realized कि यार इसमें फिर जाहिर है 9/11 का भी कॉन्टेक्स्ट था अमेरिका के अंदर। अब ये भी कहूंगा कि 9/11 के कॉन्टेक्स्ट में इस्लाम पे जाहिर है जो जिस तरह का वो एक तरह से रिडक्टिव किस्म का Yes. Yes. डिस्कोर्स था, तो पाकिस्तान के अंदर में Absolutely. भी, पाकिस्तान के अंदर भी है और वेस्ट के अंदर भी है। एक बहुत ही रिडक्टिव के जो है मजहब जो है वो सब सब मसलों की बुनियाद जो है वो मजहब है, राइट। So I was not convinced by this. So these are two contexts that I thought were very compelling to me. And then there was actually within anthropology itself a deep interest in religious revival movements and literature, Christian revivalism, Mhm. Islamic revivalism. तो उससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ। आई थॉट दैट लिटरेचर वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगा कि किसी ने पाकिस्तान के अंदर इस रिवाइवलिज्म को, आई एम नॉट इंटायरली राइट, आई वाजंट राइट अबाउट दिस। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है पाकिस्तान में रिलीजियस रिवाइवलिज्म पे, लेकिन उस जमाने में उस वक्त मैंने सोचा यार पाकिस्तान में इस तरह का मुझे लगा है काम नहीं हुआ है। Mhm. सो आई वाज टेकन बाय दिस। और तबलीगी जमात, दिस इज an important part of this because the book is actually a story about me also and my participation. So I had a good friend of mine in childhood, A levels में मेरे साथ था, and he became a tablighi and he had a very stark transformation in his life. So I was already interested in how people have these kinds of transformations. So मैं एक कराची में, मैं बचपन में बहुत मिडिल क्लास इलाके में रहा था। वहां पे तबलीगी जमात जाहिर है बहुत सारे लोग थे जो पहले से मजहबी भी थे और तबलीगी जमात में भी थे। सो आई हैड एन एक्सपीरियंस, सो आई थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू परस्यू एंड अ क्वेश्चन। And the second last thing I'll say is that I felt that in Pakistan, um,
that we on the left and people who have more of a secular orientation have not taken seriously the place of religion in people's lives and why such Yes. movements have peaked. And Yes. I thought that this was a really important thing also for Yes. Pakistan. So Yes. there are many contexts, and I still think that I genuinely believe that if we do not try and understand why people are drawn to religious movements, we will never really be able to understand Pakistani politics. And this is my small contribution, I think. I So see it as my small contribution to that question. And what is it that we can learn a lot from these kinds of movements? Because I do think that in left-wing spaces, some of the qualities of social life that are produced in the Jamaat, in the congregation, are not well produced. And they are things that draw people. For yes. instance, जो अदब और एहतराम का जो तस्वुर है इन Yes. लोगों का, that Yes. has a lot of very strong place, and I feel that there are actually things that all kinds of people, left-wing movements and secular movements, can learn from this stuff. So Yes, that's I think you said that you have made a small contribution. I think it is a very great contribution. I am soon, when I get some time, I will make some videos on your book in Pashto language to make it more accessible. And as you had said that you have a left background, and that's a very important background. I think like the people who are from the left, they write very different things about when they write about Pakistan. So you had like put some perspectives on this class politics and this caste thing in our nationalism, in Pakistani nationalism, and in this movement. So I think these are like very important points to put on the table. And thank you Thank so you. much, sir. Thank you so much for Thank you, the Mahaz. आपने time. मुझे बुलाया, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी And गुफ्तगू रही, and I'm I happy think to that मैंने किताब से ज़्यादा शायद people तबलीग listen. जुमात पर तनकीद की, but still. चलो, So thank you चले so जी, much, sir, okay, once Mahaz. again. Thank you so much. Thank you so much, sir.